हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 8 जो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हमें पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। और वो फंक्शंस कैसे परफॉर्म करते, क्योंकि उनके पास उसको वो काम करने के लिए ऑर्गन्स होते हैं। और ऑर्गन्स जो होते हैं वो किससे बने, वो टिश्यूज़ से बने हैं। और टिश्यूज़ जो है सेल से बने होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो सेल होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो सेल है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे एक बिल्डिंग होती है वो ब्रिक से बनी होती है, उसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना होता है, वो बना होता है सेल से। ठीक है, समझ गए आप? तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं सेल के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ द सेल। तो सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? तो रॉबर्ट हुक नाम का एक इंसान था, उसने 1665 में जो है कॉर्क जो होता है, बार्क होता है ट्री का, उसका पार्ट होता है, तो उसकी एक स्लाइस ले और उसको सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस जो कि माइक्रोस्कोप था, बहुत सिंप्लीफाइड माइक्रोस्कोप था वो, उससे उन्होंने देखा। तो उन्होंने देखा तो उनको पता चला कि दे आर बॉक्सेस। ठीक है, उन्होंने पहले सेल्स को बॉक्सेस कहा। ये बॉक्सेस हैं बहुत सारे और दे आर पार्टीशन्ड बाय अ वॉल। ठीक है, दे आर पार्टीशन्ड बाय अ वॉल। तो रॉबर्ट हुक ने जो ये कॉर्क के जो सेल्स ऑब्ज़र्व किए, जो उन्होंने देखे, वो एक्चुअली में डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, इन्होंने लिविंग सेल नहीं देखा था, इन्होंने डेड सेल्स देखे थे। तो अब इन्होंने इन बॉक्सेस को नाम दिया सेल का। ठीक है, इन्होंने इन बॉक्सेस को नाम दिया सेल का, और अभी भी हम इसे सेल के नाम से ही जानते हैं। तो अब हम कह सकते हैं जो सेल्स होते हैं दे आर अ पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे मेक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड उसके बाद जब ये इन्होंने तो डेड सेल को देखा था, लेकिन जब और अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप्स इन्वेंट हो गए उसके बाद फिर लिविंग सेल्स को भी ऑब्ज़र्व किया गया, फिर उनके पार्ट्स, उनके फंक्शंस, सब कुछ हमें धीरे धीरे पता चलने लगे। ठीक है, अब तो हमें काफ़ी चीज़ें पता हैं सेल के बारे में। अब हम स्टेन करके भी देख सकते हैं सेल्स को, आप करेंगे भी अपनी लैब्स में। ठीक है, अब देखिए सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो जो सेल्स होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग की ब्रिक्स होती है, उसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स होते हैं। दीज आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स। ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग आर मेड ऑफ सिमिलर ब्रिक्स, उसी तरह से लेकिन जो ब्रिक्स होते हैं उनको कहीं कहीं पे अलग अलग डिज़ाइंस में, अलग अलग शेप्स के, अलग अलग साइजेस के भी लगाते हैं ना ब्रिक्स को बिल्डिंग जब बनती है। उसी तरह से हम कह सकते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर भी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं। तो सेल्स in the living organism are complex living structures unlike non-living bricks, हम ऐसा कह सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि सिंगल सेल जो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं विद नेकेड आई वो है एग ऑफ अ hen। ठीक है, वो भी एक सिंगल सेल है और हम विदाउट माइक्रोस्कोप आसानी से उसे देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइजेस। तो देखिए जो ऑर्गेनिजम्स है डिफरेंट हमें पता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, फ्लोरा फाउना हमने पढ़ा है। तो उसी के हिसाब से कितने सारे माइक्रोब्स हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते हैं। तो क्या है, अब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जब अच्छे माइक्रोस्कोप इन्वेंट हो गए तो उन्होंने फिर बहुत सारे सेल्स को स्टडी किया बाय स्टेनिंग देम। ठीक है, स्टेनिंग मतलब उनको कलर करके। ठीक है, उसके बाद उन्हें पता चला कि देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड नंबर ऑफ सेल्स।
ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो सेल्स हैं वो अलग अलग शेप, साइजेस एंड नंबर में प्रेजेंट होते हैं। अब पढ़ लेते हैं नंबर ऑफ़ सेल्स। नंबर ऑफ़ सेल्स के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को दो में डिवाइड करते हैं। एक होता है मल्टी सेलुलर, मतलब कि मल्टी का मतलब होता है मैनी एंड सेलुलर का मतलब हुआ सेल। तो मैनी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जिसमें हम ह्यूमन बींग्स आते हैं, लायन, टाइगर, ये सब आते हैं, ठीक है। दूसरा होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर में क्या होगा, यूनि का मतलब होता है वन, ठीक है, और सेलुलर का मतलब हुआ सेल। तो ये वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एग्जाम्पल है इनका अमीबा, पैरामीशियम, मेनली जो माइक्रोब्स हैं वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें बहुत सारे सेल्स हैं, तो हम कह सकते भाई सारे सेल्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर लेते हैं, इसीलिए वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो भी सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है जो जो मल्टी सेलुलर करते हैं। अब जैसे कि ये अमीबा है, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ये पैरामीशियम है तो ये भी सिंगल सेल्ड है, ठीक है। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स खाने को लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, इजेस्ट करते हैं, रेस्पायर करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जो जो फंक्शंस उनके लिए ज़रूरी हैं वो सब कुछ ये परफॉर्म कर रहे हैं, दी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये नहीं कहना है कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है तो वो सारे फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर रहा है, जी नहीं, वो सब, ठीक है, तो वो सब कुछ कर रहा है जो जो उसके लिए नेसेसरी है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है a single celled organism perform all the necessary functions that a multicellular organism perform. A single celled organism like amoeba captures and digests food, respires, excretes, grows and reproduces. Similar function in multicellular organism are carried out by a group of specialized cells forming different tissues and tissues in turn form organs, ठीक है। तो आप समझ लीजिए जो सेल्स हैं, एक सेल भी सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, देयर डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सेल्स जो कि कोई एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो उसी तरह से अ ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर्म टिश्यूज़, ठीक है। सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, देन टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाता है, और वो ऑर्गन बहुत सारे जो जो मतलब जो उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा उसको परफॉर्म करेगा, और ये ऑर्गन से बन जाएगा भाई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, समझ गए। तो सेल जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, समझ गए आप। इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शेप्स ऑफ सेल्स। देखिए उसके पहले ये एक्टिविटी है जो आपके टीचर्स करवाएंगे। दे विल शो यू अ परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा एंड पैरामीशियम अंडर द माइक्रोस्कोप, या फिर वो पॉन्ड वाटर कलेक्ट करके ला सकते हैं एंड दे कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एंड शो यू अंडर द माइक्रोस्कोप। तो आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे, दे विल बी अ मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बहुत यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आपको उसमें दिख जाएंगे, ठीक है। आप पढ़ते हैं शेप ऑफ सेल्स। तो आप जो अमीबा अभी आपने देखा उसका आप शेप कैसे डिफ़ाइन करेंगे, नहीं कर सकते, बिकॉज़ जो अमीबा है वो इरेगुलर शेप का है, ठीक है। अमीबा का कोई एक डेफिनेट शेप नहीं है, बाकी ऑर्गेनिजम्स का लेकिन होता है। अमीबा का शेप इसलिए भी चेंज होता है क्योंकि वो शेप चेंज करके ही आगे अपना खाना लेता है, मूवमेंट करता है, ठीक है। ये जो इस तरह से अमीबा रहता है
इस तरह का कुछ होता है अमीबा। ठीक है, ये जो इस तरह का ये चीज़ दिख रहा है आपको, ये होता है बेटा उसका सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट। तो ये इसके फॉल्स फीट हैं जो इसको हेल्प कर रहे हैं मूवमेंट में। ठीक है, अब ये देखिए इस तरह से हो गया, ये अमीबा इरेगुलर शेप रहता है, ये है उसके सूडोपोडियाज। ठीक है, ये इसको मूव करने में भी हेल्प करते हैं, प्लस इसी सूडोपोडिया की हेल्प से ही वो खाने को भी एनगल्फ करता है। आप हायर क्लासेस में इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन ये जो सूडोपोडियाज हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो अमीबा होता है इट हैज़ नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म, इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, जो इस तरह का था जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये जो चीज़ है ये प्रोट्रूड कर रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, उसी को बोलते हैं सूडोपोडिया। ठीक है, ये प्रोजेक्शंस जो हैं दे अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स एंड फीड्स। तो इसकी मूवमेंट में और इसके खाने को इनगल्फ करने में हेल्प करता है सूडोपोडिया। ठीक है, अब देखिए जो WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारे अंदर, वो एक सिंगल सेल है, लेकिन वो पूरा ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, उसका भी शेप चेंज होता रहता है, उसकी भी कोई एक डेफिनेट शेप नहीं होती है जैसा कि अमीबा का है। लेकिन अमीबा जो है एक फुली फ्लेश्ड ऑर्गेनिज्म है, वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जबकि वाइट ब्लड सेल जो है एक सिंगल सेल है, वो कोई एक फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है। अब जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, आप खुद सोचिए उसका शेप कैसा होगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए ये ब्लड सेल्स हैं, ये आपका नर्व सेल है, ये मसल सेल्स हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं स्फेरिकल शेप के आपके ब्लड सेल्स हैं, देन ये आपका स्पिंडल शेप का मसल सेल्स हैं, और ये लॉन्ग ब्रांच्ड नर्व सेल हैं। तो इस तरह के डिफरेंट शेप्स के सेल्स हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे अंदर ही प्रेजेंट हैं ये सेल्स। ठीक है, देखिए तो the different shapes are related to their specific function। इनके shapes जो होते हैं इनके functions के हिसाब से रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा जो nerve cell है ना, उसे information को दूसरे तक पहुंचानी रहती है। ठीक है, तो इसीलिए ब्रांच्ड रहते हैं ताकि ये जल्दी से information तुरंत पहुंचा दें। ब्लड सेल्स हैं, इनको मूव करना है एक पाइप्स में, आर्टरीज़ में, वेन्स में, तो जो स्फेरिकल शेप है तो इट विल हेल्प देम टू इन मूवमेंट। मसल सेल्स हैं, स्पिंडल शेप्ड है, स्ट्रेचेबल होते हैं। समझ रहे हैं आप, हमारी मूवमेंट के लिए स्ट्रेच होना मसल्स का ज़रूरी है, तो जो सेल्स हैं दे आर ऑल्सो लाइक दिस। ठीक है, तो उनका जो फंक्शन है उसी के बेसिस पे उनका शेप होता है। जनरली जो सेल्स होते हैं वो राउंड होते हैं या स्फेरिकल होते हैं या इलोंगेटेड होते हैं, लेकिन कुछ सेल्स लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स भी होते हैं, वो स्पिंडल शेप के होते हैं जैसे कि हमारे मसल सेल्स होते हैं। कुछ सेल्स बहुत लंबे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं जैसे कि नर्व सेल्स हैं। ठीक है, क्योंकि नर्व सेल्स हैव टू रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेज, देयर बाय दे हैव टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसीलिए इनका शेप ऐसा होता है। अब देखिए अब आप गेस कर सकते क्या विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट्स शेप। हाँ, तो कंपोनेंट्स जो होते हैं सेल के अंदर, जो उसके मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, तो वो जो मेम्ब्रेन होता है दैट प्रोवाइड शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए एक ये सेल है, इसके ये जो आउटर वाला मेम्ब्रेन होता है ना, यही उसका शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है, एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है। क्यों?
क्योंकि प्लांट्स कैन नॉट मूव, है ना। हम तो मूव कर लेते हैं लेकिन प्लांट्स मूव नहीं कर पाते। उनको उनके ऊपर लाइट और विंड जितना मतलब बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस जो होती है उनमें सरवाइव करने के लिए सेल मेम्ब्रेन है, मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके बाहर भी एक वॉल जैसा होता है, उसको सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। सो दैट इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम आउटर एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है, and that gives the shape and rigidity to the cell. all right, बैक्टीरिया, हाँ, प्लांट्स और बैक्टीरिया दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। अब पढ़ते हैं साइज ऑफ सेल्स। तो साइज से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गई, जो नंबर ऑफ सेल्स में हमने पढ़ा, तो हमारे अंदर एक या दो सेल्स नहीं, मल्टी सेलुलर हैं हम, तो हमारे अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। तो उनको काउंट, वो एक्चुअली उसको कभी किसी ने काउंट नहीं किया है, लेकिन हमारा एक बस मानना है कि ये बिलियंस हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल भी है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे होते हैं, आप नहीं काउंट कर सकते कि कितने हैं। साइज़ ऑफ सेल्स के बारे में, तो साइज़ ऑफ सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्मॉल भी हो सकता है एज अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर, या फिर बड़ा भी हो सकता है लाइक अ फ्यू सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो माइक्रो साइज़ भी हो सकता है उसका, जो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, ठीक है, या फिर बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि एग ऑफ ऑस्ट्रिच है, ठीक है। एग ऑफ द ऑस्ट्रिच इज लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सिंगल सेल विच इज दैट इज एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ठीक है। अब देखिए ये जो एक्टिविटी है 8.2, ये जो लोग एग्स खाते हैं उन्हें पता ही होगा। जब आप बॉईल करते हैं एग को, तो अंदर जो वाइट मटेरियल होता है वो होता है बेटा एल्ब्यूमिन, ठीक है, वही सॉलिडिफाई हो जाता है ऑन बॉइलिंग। जो येलो पार्ट होता है जिसको योक बोलते हैं, वो पार्ट होता है सिंगल सेल का, हाँ, और यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग ग्लास या डिवाइस, बिना माइक्रोस्कोप के ही आप उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो सेल का जो साइज़ है उसका कोई रिलेशन नहीं है विद द साइज़ ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन अ एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन अ रैट, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो एलिफेंट है क्योंकि वो बहुत बड़ा है, रैट है तो वो छोटा है, तो साइज़ या नंबर दोनों में वेरी करेगा या नहीं करेगा, ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एलिफेंट है, बड़ा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर बड़े बड़े साइज़ के सेल्स होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए साइज ऑफ सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, तो साइज ऑफ सेल इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, कैसा फंक्शन परफॉर्म करेगा उस पर। तो जो नर्व सेल है वो एलिफेंट में और रैट में ऑलमोस्ट सेम होता है, लॉन्ग होगा और ब्रांच्ड होगा, बिकॉज दे परफॉर्म द सेम फंक्शन ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज, ठीक है, समझ गए आप। अब देखते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हमने सेल के बारे में पता कर लिया कि उसकी डिस्कवरी कैसी हुई थी, उसके अलग अलग नंबर्स में प्रेजेंट होता है सबके अंदर, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, साइज़ अलग अलग होते हैं, शेप्स अलग अलग होते हैं, है ना। अब हम देखते हैं कि क्या अलग अलग कैसे फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं, या क्या उनके अंदर कैसा वो मतलब स्ट्रक्चर उनका कैसा है, ठीक है। अब देखिए हमें मालूम है, हमने क्लास 7th में पढ़ा हुआ है कि अलग अलग जो हमारे फंक्शंस हैं वो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं। जैसे कि डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है ना। तो उसी तरह से जो ऑर्गन्स हैं दे आर फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज़, और अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिंगल सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो सेल्स होते हैं, खूब सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, खूब सारे टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से हो गया।
तो अब पार्ट ऑफ सेल्स देख लेते हैं। तो पार्ट ऑफ सेल्स में क्या है, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन वही जो जो क्या देता है, शेप देता है सेल को, ठीक है। तो जो बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल है आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जिसके अंदर है वो जो एनक्लोज कर रहा है उसी को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है सेपरेट करता है सेल को दूसरे सेल से, ठीक है, या सराउंडिंग मीडियम से। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो पोरस होता है और अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस या मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। अब देखिए एक एक्टिविटी है, इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल टेक अ अनियन बल्ब, और इसका फिर आप उस पे से ड्राई जो पिंक कलर की उसकी कवरिंग होती है पील कर लीजिए उसको, और फिर वाइट फ्लैशी लेयर ऑफ बल्ब को सेपरेट कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप, और उसके बाद फिर आप उसको स्टेन करके ग्लास स्लाइड पे आप उसके कवर स्लिप वगैरह लगा के एक अपना स्लाइड प्रिपेयर कीजिए और फिर उसको ऑब्जर्व कीजिए अंडर द माइक्रोस्कोप। देन यू विल फाइंड आउट कि अलग अलग कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं सेल के। तो जो द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल इज सेल मेम्ब्रेन, ये जो बाउंड्री है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, ये इट इज़ कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल, ठीक है। तो यही जो है एक और कवरिंग होती है उसमें, उसको सेल वॉल बोलते हैं। जो सेंट्रल ये देख रहे हैं सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी, वो होता है न्यूक्लियस, ठीक है। और जो इस सेल न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जेली लाइक सब्सटेंस है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये समझ गए आप, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ये पता ही चल गया होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या देता है भाई, शेप टू द सेल, ठीक है। और एडिशनली जो सेल वॉल होता है वो क्या करता है, वो भी एक तरह से सेल को शेप ही देता है और सेल को रिजिड बनाता है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्लांट्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा। दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव। तो जो सेल्स हैं उनके अंदर सेल वॉल भी होती है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम दीज कंडीशंस, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है ट्रेडेस्कैंटिया का या इलोडिया का या रोइयो का जो लीफ है उसको, लीफ को आप पील करेंगे और उसके सेल्स को आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब क्या कीजिए आप अपना, अगर आपको अपना एनिमल सेल को ऑब्जर्व करना है, ये तो हो गया भाई प्लांट सेल, ठीक है। एनिमल सेल को अगर ऑब्जर्व करना है तो ये एक्टिविटी है, एक क्लीन सी टूथपिक लेनी है, ठीक है, और उसके बाद उसको स्क्रैप करना है अपने इनसाइड योर चीक, ठीक है, विदाउट हर्टिंग। और उसके बाद फिर उसमें एक ड्रॉप वाटर डाल के ग्लास स्लाइड पे ले लीजिए, ऐड आयोडीन एंड प्लेस अ कवर स्लिप एंड देन add 1 to 2 drops of methylene blue solution, या अल्टरनेट है आयोडीन नहीं है तो मिथिलीन ब्लू सोल्यूशन ले सकते हैं, एंड देन यू कैन ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप। तो आपको क्या पता चलेगा कि ये एनिमल सेल्स किस तरह के होते हैं, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है वो एनिमल सेल्स होते हैं, ठीक है। इस तरह का आपको ह्यूमन चीक सेल इस तरह का कुछ दिखेगा। ये देखिए ये सबसे बाहर तो क्या है भाई, ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस है वो है साइटोप्लाज्म। ये राउंडेड डेंस सा होता है वो होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है वो एनक्लोज रहता है बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे सेल मेम्ब्रेन है वैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स, ठीक है। इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ये भी प्रेजेंट होते हैं इसी साइटोप्लाज्म में। कुछ के नाम है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज़ है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब होते हैं ऑर्गेनेल्स,
ठीक है, इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब देखिए न्यूक्लियस पढ़ लेते हैं। तो न्यूक्लियस जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी लिविंग सेल का। ये जनरली स्फेरिकल होता है और मोस्टली वो सेल के बीच में सेंटर में लोकेटेड होता है, और इसको आसानी से ये इसको देख सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप बाय स्टेनिंग। न्यूक्लियस जो है सेपरेटेड होता है साइटोप्लाज्म से बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करता है। ये मेम्ब्रेन भी पोरस होता है और अलाउ करता है मटेरियल टू मूव बिटवीन साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस एंड फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। तो जब आप हायर मैग्निफिकेशन में देखेंगे ना तो न्यूक्लियस के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, वी कैन सी अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस। इन एडिशन न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। यही क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं जीन्स। ठीक है, जो हमारे जीन्स होते हैं वो यही जीन्स हम इनहेरिट करते हैं फ्रॉम आवर पेरेंट्स। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, वो सब जीन्स इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से। तो वो जीन्स कहाँ प्रेजेंट है? वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है ना। अब आगे भी आप पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, तो ये सब हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको अगर आपको देखना है तो आप वो अच्छे से तभी दिखते हैं जब सेल डिवाइड हो रहे होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा जीन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जीन जो होती है वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये कंट्रोल करती है ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप ऐसा कहते हैं ना, जब छोटा सा बेबी कोई आदमी देखता है तो वो यही बोलता है, अरे ये तो अपने पापा से ज़्यादा मिलता है, या मम्मा की तरह है, इसकी आंखें मम्मी की तरह, इसके गाल पापा की तरह है ना। तो ऐसा कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहते? क्योंकि उसने वो इनहेरिट किया है अपने पेरेंट्स से। जो अगर आपके पेरेंट्स में आपके फादर का मान लीजिए ब्राउन आइज़ हैं, तो हो सकता है कि आपके भी ब्राउन आइज़ हों, या अगर आपकी मदर के कर्ली हेयर्स हैं तो हो सकता है आपके भी कर्ली हेयर्स हो, या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। ठीक है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस होता है। आप अगर बायो में बीएससी या एमएससी करेंगे तो आपको इसके बारे में और भी चीज़ें पता चलेंगी कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है कि कौन सा जीन किसके अंदर आएगा। ठीक है, तो मेनली जीन का यही होता है कि ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होती हैं। अब देखिए, अब देख लेते हैं न्यूक्लियस जो होता है, इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस, जीन्स के अलावा ये क्या करता है, ये कंट्रोल सेंटर होता है ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। जैसे कि हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, वो ब्रेन जो है सब कुछ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। सिमिलरली सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, द एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है वो मिला के प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस विल मेक प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है वही लिविंग सब्सटेंस होता है सेल का। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस मेक्स प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, जो न्यूक्लियस होता है बैक्टीरियल सेल का, वो बहुत अच्छा वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है जैसे कि हमारे अंदर के सेल्स का होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का होता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया का यूनिसेलुलर एक तो है। ठीक है, देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। उनके सेल्स में न्यूक्लियर मटेरियल रहेगा विदाउट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो जिन सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, मतलब कि स्टार्टिंग में कैसा होता होगा न्यूक्लियस, उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता होगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन। उसके एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। कुछ अनियन सेल्स, चीक सेल्स आपने जो देखे उसमें क्या है, उसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो जो अनियन और चीक सेल्स हमने देखे वो हो जाएंगे यूकैरियोटिक सेल्स। क्यों? क्योंकि उसमें जो न्यूक्लियस है वेल ऑर्गेनाइज्ड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो इन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोल सकते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स को यूकैरियोट्स बोलते हैं, ठीक है। और जो जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस रहता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है, वो प्रोकैरियोट्स उनको कहते हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना चाहिए। आप ये कह सकते हैं यू मतलब ट्रू एंड कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस, तो ट्रू न्यूक्लियस है उनके अंदर, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी दे आर ऑल यूकैरियोट्स, ठीक है, समझ के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनियन सेल्स को अगर आपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो आपने नोटिस किया होगा बहुत सारा ब्लैंक सा स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ नहीं है उसके अंदर, साइटोप्लाज्म में ही होगा एक, लेकिन बहुत ब्लैंक सा स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं वैक्यूल, ठीक है। वो किन्हीं सेल्स में एक भी होता है और बड़ा सा होता है, ठीक है। किसी किसी में बहुत सारे होते हैं, छोटे 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 छोटे। जैसे कि प्लांट सेल जो होता है उसके अंदर जो वैक्यूल होता है वो बड़ा सा होता है, सिंगल होगा, बड़ा सा होगा। और एनिमल सेल्स के अंदर छोटी छोटी कई सारे वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और जैसे कि बहुत सारे आपने देखे होंगे ट्रिडिस्कैंथिया लीफ, अगर आपने ऑब्ज़र्व किया तो आपने देखा होगा उसके जो साइटोप्लाज्म है उसमें छोटे छोटे स्कैटर्ड से एक और स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, वो होता है, वो कलर्ड बॉडीज़ होती हैं, उसको बोलते हैं प्लास्टिड्स। तो ये जो प्लास्टिड्स होते हैं इनके अंदर पिगमेंट होता है। पिगमेंट मतलब कि जैसे कि ये क्लोरोप्लास्ट होता है, हमने पढ़ा हुआ है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो इन्हीं प्लास्टिड्स के अंदर कलर पिगमेंट्स होते हैं जो कि उनको कलर देते हैं, लीव्स को कलर देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर ग्रीन पिगमेंट है तो क्लोरोफिल होगा, तो जो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड है उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीफ। तो ट्रिडिस्कैंथिया का अगर आप लीफ देखेंगे तो उसमें आपको प्लास्टिड्स दिखेंगे आराम से, ठीक है। तो ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ये अब प्लांट सेल में होते हैं लेकिन एनिमल सेल में नहीं होते हैं। क्यों? एनिमल सेल्स को पिगमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है इसीलिए, ठीक है। तो क्योंकि उन्हें फोटोसिंथेसिस तो नहीं परफॉर्म करनी ना, क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो इसीलिए प्लास्टिड सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा कंपैरिजन अगर हम करते हैं, ये देखिए ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है, तो हम देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होगा। सेल वॉल, ये देखिए सेल वॉल यहाँ देख रहे हैं, ये है प्लांट सेल में है। एनिमल सेल में आपको कहीं सेल वॉल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो एब्सेंट है। न्यूक्लियस दोनों में होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट है। देन प्लास्टिड्स, देखिए प्लास्टिड्स ये ग्रीन ग्रीन कलर के जो पिगमेंट्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है? सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। तो प्लास्टिड आप एनिमल सेल एब्सेंट लिख सकते हैं। वैक्यूल देख रहे हैं, एक है बड़ा सा, सिंगल बट लार्ज, ठीक है। और एनिमल सेल में ये देख रहे हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, छोटे छोटे लेकिन बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं, ये है डायग्राम्स भी देख के। इस तरह से हो गया ये चैप्टर फिनिश और हमने कीवर्ड सारे देख लिए हैं, जैसे कि सेल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म, यूकैरियोट, जीन, मल्टीसेलुलर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, ऑर्गन, ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स हमने देखा पढ़ा है, साइटोप्लाज्म में होते हैं, इसके बारे में आप और ज़्यादा हायर क्लासेस में पढ़ेंगे।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लास्टिड्स क्या है, प्लास्टिड्स भी एक ऑर्गेनेल ही होता है, ठीक है, जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। देन प्रोकैरियोट, सूडोपोडिया, टिश्यूज़, ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया है। यूनिसेलुलर वैक्यूल, वाइट ब्लड सेल्स, सब कुछ पढ़ा। ये आप एक बार रीड कर सकते हो, व्हाट यू हैव लर्नड, ठीक है, एक बार रीड कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।